नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रदीप चौधरी और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है रिगार्डिंग इंडियन फॉरेस्ट्री सिस्टम। एग्जैक्टली स्पीकिंग स्वॉट एनालिसिस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री सिस्टम। यानी कि स्वॉट एनालिसिस आप सब जानते हैं, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अक्सर पढ़ाया जाता है। स्वॉट एनालिसिस यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एनालिसिस, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जाता है। बेसिकली वी कैन कॉल स्वॉट एनालिसिस इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ टेक्निक और टूल that through which an organization assess what are the strength points, what are the weakness points, what are the opportunities and what are the threats for which can be which should be monitored for not only for present performance but for future performance also. How to improve in future by working on these on all these aspects: strength aspect, opportunities, weaknesses and threat aspect. तो इंडियन फॉरेस्ट्री सिस्टम के बारे में आज बात करेंगे कि कौन से स्ट्रेंथ पॉइंट हैं हमारे फॉरेस्ट्री सिस्टम के, कौन सी वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या थ्रेट्स हैं। तो मैं ये एक पावर पॉइंट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो जल्दी से मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे ले चलता हूँ, फिर वहाँ से अपनी बात को फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो दोस्तों ये टॉपिक रहेगा आज का, स्वॉट एनालिसिस ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट्री सिस्टम। पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 दूसरे वीडियो में डील करेंगे। तो ये टॉपिक जो है ये पोस्ट ग्रेजुएट PGDFM स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट, जो IFM भोपाल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। इट इज़ स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर देम and it will also be very useful and important for the students who are appearing for various competitive exams, UPSC civil services, Indian forest service and state civil services and state forest service exam, उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। देखिए ये दो पार्ट हैं इसके स्टेटमेंट के, स्वॉट एनालिसिस और दूसरा इंडियाज फॉरेस्ट्री सिस्टम। स्वॉट एनालिसिस मैंने आपको थोड़ा जिक्र कर दिया। सभी मैनेजमेंट स्टूडेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट बेहतर तरीके से इसे जानते हैं, मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा। और दूसरा पार्ट है इंडियाज फॉरेस्ट्री सिस्टम। देखिए फॉरेस्ट्री सिस्टम को हम कह सकते हैं इट इज़ नथिंग बट सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल एंड इकोलॉजिकल सिस्टम इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट। और इसके बेसिकली दो कंपोनेंट हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ दिस फॉरेस्ट्री सिस्टम इन इंडिया। एक कंपोनेंट आपका हो गया वाइल्ड लाइफ और दूसरा कंपोनेंट हो गया फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट कंपोनेंट की जहाँ तक बात है, इट कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड एज फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट रिसर्च एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। इसी तरह से वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में भी अपन देख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट हो गया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्च। तो व्हेन दीज फॉरेस्ट, दैट मीन्स प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, along with various wildlife habitats, if they are managed on a sustainable basis, then they are responsible for various ecosystem services. They are responsible for production of various ecosystem services, which are nothing but various kinds of direct and indirect benefits, या tangible, intangible benefits भी बोल देते हैं, तो which we are getting from these wildlife habitats and Indian forests, forestry system. तो बेसिकली और ये सब
जो ये जितनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, दे आर नथिंग बट दे आर नेसेसरी बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑन दिस प्लेनेट। तो बढ़ते हैं बात को आगे बढ़ाते हुए कि इस फॉरेस्ट को देखें और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को देखें तो क्या हमारे स्ट्रेंथ पॉइंट्स हैं और वीक पॉइंट हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए और थ्रेट्स क्या क्या हैं। तो स्वॉट है, जैसे कि मैंने कहा, स्वॉट स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। एंड सो स्वॉट एनालिसिस इज ए टेक्निक फॉर असेसिंग दीज 4 एस्पेक्ट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन और एनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये 4 एस्पेक्ट होते हैं। और in another words we can say SWOT analysis is a tool that can help you to analyze what your organization does best now, how your organization is doing performing at present, and how your what should be the strategy for future performance, so that our production, productivity and all these positivities they increase, they go on rising trend. So in this video we will do SWOT analysis on Indian forestry system so as to assess the factors responsible for its betterment in future. तो इस SWOT एनालिसिस को हम ये 2 तरीके से इससे भी देख सकते हैं। वी कैन लुक इट एज 2x2 मैट्रिक्स आल्सो। तो देखिए, जो एक ये वर्टिकल कॉलम देखिए, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज, जनरली दीज आर पॉजिटिव फैक्टर्स in respect of an organization which are responsible for achieving the objectives, vision and mission of the organization. इसी तरह वीकनेस और थ्रेट्स को अगर देखें तो दीज आर हार्मफुल फैक्टर्स और नेगेटिव फैक्टर्स विच कैन हिंडर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉरेस्ट्री के देखेंगे हम, और ये हॉरिजेंटली अगर देखें तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस they belong to, they are internal, they are nothing but internal factors which are internal to an organization. Similarly, ज़्यादातर स्पेसीज में अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट दे कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर नॉट इन आवर हैंड्स। अपॉर्चुनिटीज भी कहीं आ सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं। थ्रेट्स बाहर से कब आएगी, कैसे आएगी, कितने लेवल पे आएगी, वी कैन नॉट से एनीथिंग। तो दे आर जनरली एक्सटर्नल ओरिजिन। तो फॉरेस्ट्री सिस्टम के बारे में ये देखते हैं क्या है। देखिए, जहाँ तक इंडियन फॉरेस्ट्री सिस्टम का मामला है तो व्हाट आर दी स्ट्रेंथ पॉइंट। सबसे पहले अपन आते हैं स्ट्रेंथ पॉइंट पे, स्ट्रेंथ फैक्टर्स पे। क्या क्या हमारे इंडियन फॉरेस्ट्री सिस्टम के स्ट्रेंथ पॉइंट्स हैं। तो ये वीडियो दोस्तों मेरे 35 साल के अनुभव के आधार पे है, जो मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का रहा है ड्यूरिंग माय सर्विस इन वेरियस, इन नॉट ओनली इन फॉरेस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन बट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड बट आल्सो इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक IFM भोपाल, देन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लाइक ICFRE, सेंट्रल डेपुटेशन इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड ऑल दीज थिंग्स। तो उसके आधार पे मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मोटे तौर से मैंने बहुत सारे पॉइंट इंक्लूड कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ पॉइंट छूट भी जाएं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम पॉइंट कवर हो जाए। तो पहला पॉइंट है जो हमारा स्ट्रेंथ है मेन, इंडिया इज अमंग टॉप 10 कंट्रीज इन फॉरेस्ट एरिया। देखिए, इंडिया इज एट नंबर 10th। इंडिया इज 10th मोस्ट फॉरेस्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारे से ऊपर 9 कंट्री और हैं फॉरेस्ट के मामले में, फॉरेस्ट मैग्नीट्यूड के मामले में। हमारा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है 77 मिलियन हेक्टेयर के आसपास, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। इट मीन्स एज पर आवर रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, जो कि रिकॉर्डेड है इन रेवेन्यू रिकॉर्ड और फॉरेस्ट रिकॉर्ड। तो हमारे 77 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा 9 कंट्रीज हैं, जैसे कि आपका रशियन फेडरेशन हो गया, आपका ये ब्राज़ील है, कनाडा है, USA है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, लाइक दैट। तो ये एक हमारा सबसे, वी आर अमंग टॉप 10 कंट्रीज, जो हम कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर देयर इन इंडिया।
देखिए सारे इफ वी लुक एट द ग्लोबल लेवल देयर आर 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, और ये जो 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, they cover almost 2.5% of the land surface, land area, and they are responsible for more than 50% of the plant species among themselves, and more than 43% of the animals, amphibians, fishes and bird species. तो उन 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से 4 हमारे देश में हैं: हिमालयाज, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा रीजन एंड सुंडालैंड। सुंडालैंड कवर निकोबार आइलैंड पोर्शन, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं हमारे दक्षिण भारत में, तो उसमें जो निकोबार पोर्शन है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, दैट कम्स अंडर सुंडालैंड। एंड सुंडालैंड मेनली कवर्स कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, आपका ये थाईलैंड, बर्मा और आपका ये सिंगापुर, इन सबको कवर करता है, और कुछ पोर्शन हमारा निकोबार आइलैंड्स का भी कवर करता है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू IUCN, इंडिया हैज मोर देन 45,000 प्लांट स्पीसीज जो रिकॉर्डेड हैं, अनरिकॉर्डेड इससे भी ज़्यादा हैं, एंड अराउंड 91,000 एनिमल स्पीसीज। एनिमल स्पीसीज में आपके सब आ गए, मैमल्स भी आ गए, बर्ड भी आ गए, एम्फीबियंस भी आ गए, रेप्टाइल्स भी आ गए, and all these account for around 7 to 8% of the global documented species. It means 7 to 8% of the world biodiversity को वो अकाउंट फॉर करते हैं, जबकि हमारे देश का एरिया केवल 2.4% ऑफ द प्लेनेट एरिया है एंड 1.8% ऑफ द फॉरेस्ट एरिया है। तो ये तीसरा स्ट्रेंथ पॉइंट हो गया इंडिया का। चौथा पॉइंट है, इंडिया इज वन ऑफ द 17 वर्ल्ड मेगा डाइवर्स कंट्रीज। हमारा वर्ल्ड के जो 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं, जहाँ की बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम रिच है, उसमें इंडिया का स्थान आता है। जैसे कि और कंट्रीज कौन से हो गए, जैसे साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में आपका ब्राज़ील है, पेरू है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, इसी तरह से आपका USA और मैक्सिको है। इधर आपका एशिया में इंडिया के अलावा चाइना है, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, और इधर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया, उसके ऊपर पापुआ न्यू गिनी। तो इस तरह से 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, उसमें से इंडिया भी एक है। और मेगा डाइवर्स कंट्री की कंडीशन क्या है? इट शुड हैव, दैट कंट्री मस्ट हैव मोर देन 5,000 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज एंड आल्सो इट मस्ट हैव मैरीन इकोसिस्टम। तो हमारे यहाँ मैरीन इकोसिस्टम यानी कि कोरल रीफ भी हैं और मैंग्रोव इकोसिस्टम है। मोर देन 7,500 किलोमीटर कोस्टल लाइन इज देयर। तो ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया, स्ट्रेंथ पॉइंट। उसके बाद दोस्तों आता है वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट टाइप। इंडिया में 16 फॉरेस्ट टाइप्स हैं बिकॉज ऑफ वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल फैक्टर जिसको एडाफिक फैक्टर भी कह देते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ टोपोग्राफी। इसकी वजह से हमारे यहाँ 16 किस्म के फॉरेस्ट टाइप पाए जाते हैं, जो कि हिंदुस्तान वर्ल्ड में शायद ही कहीं हो इतने वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट टाइप। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप, क्योंकि हमारे पास हिमालयाज है, हमारे पास थार डेजर्ट है, हमारे पास आपका डेक्कन प्लेटो है, हमारे पास मैरीन इकोसिस्टम है, हमारे पास इंडो गैंगेटिक प्लेन है। तो इस तरह से दे ऑल दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट टाइप। तो ये हो गया चौथा, पांचवा पॉइंट। उसके बाद नंबर आता है, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट 75% ऑफ ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन। रॉयल बंगाल टाइगर इज दी सब स्पीसीज ऑफ द टाइगर विच इज़ फाउंड इन इंडिया। और अभी जो रिसेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इसी साल बेंगलोर में टाइगर सेंसस के आंकड़े रिलीज किए थे। मोर देन 3,000 tigers are there at present. Exactly speaking, 3,167 tigers are there as per 2023 tiger census. And we have more than 53 tiger reserves in our country. और ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि 75% ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इज देयर इन इंडिया ऑफ द वर्ल्ड।
और ये जो टाइगर रिजर्व्स हैं ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं, और एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी मिनिस्ट्री लेवल पे इसको लुक आफ्टर करता है अलॉन्ग विद सपोर्ट ऑफ द स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। तो ये जो टाइगर रिजर्व हैं दे कवर रफली 2.4% ऑफ द इंडिया जोग्राफिकल एरिया, अबाउट 75,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। और टाइगर टूरिज्म इज ए वेरी फ्लोरिशिंग काइंड ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। आज भारत में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का मतलब है टाइगर टूरिज्म, ब्रॉडली स्पीकिंग। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इंडिया इज द ओनली होम इन द वर्ल्ड फॉर एशियाटिक लॉयन। गिर नेशनल फॉरेस्ट गुजरात में जूनागढ़ जिले में एशियाटिक लॉयन और आपको वर्ल्ड में कहीं खुले में घूमते हुए नहीं मिलेंगे। चिड़ियाघर में देख सकते हैं दूसरे देशों में, लेकिन खुले हुए घूमते हुए केवल इंडिया में ही पाए जाते हैं। उसके बाद इंडिया इज हैविंग मोर देन 80% ऑफ वन हॉर्न्ड राइनो। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में राइनो पाए जाते हैं, इंडिया के अलावा आपके नेपाल में, भूटान में और कुछ मात्रा में पाकिस्तान में। इसके अलावा वन हॉर्न राइनो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और उसमें से भी 80% इंडिया में है, और उसके भी 90% इंडिया में जो हैं वो केवल आसाम में पाए जाते हैं। तो इन केस ऑफ वन हॉर्न राइनो वी आर वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी। इसके बाद नंबर आता है इंडियन फॉरेस्ट सपोर्ट मोर देन 300 मिलियन पीपल। 30 करोड़ लोगों से ज़्यादा की रोजी रोटी और लाइफ सस्टेनेंस, लाइवलीहुड सपोर्ट फॉरेस्ट पे निर्भर करता है। देखिए मोटा सा आंकड़ा एक है कि इंडिया में लगभग 6.5 लाख विलेजेज हैं, और 6.5 लाख विलेजेज में से लगभग 27%, मोर देन 1/4 जो गांव हैं दे आर लोकेटेड इन एंड अराउंड फॉरेस्ट एरिया। यानी कि लगभग 1,65,000 गांव 6.5 लाख में से फॉरेस्ट के आसपास हैं या विद इन फॉरेस्ट हैं। दीज आर कॉल्ड फॉरेस्ट फ्रिंज विलेजेस। तो इनमें जो लोग रहते हैं मोर देन 30 करोड़, दे ऑल टोटली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर डे टू डे नीड्स। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आवर फॉरेस्ट आर सिंक्स ऑफ कार्बन। देखिए क्लाइमेट चेंज के एक ग्लोबल इशू है, ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, तो ऐसे में फॉरेस्ट का रोल बहुत ज़्यादा है। और हमारे फॉरेस्ट जो स्टोर करते हैं अकॉर्डिंग टू FSI लेटेस्ट रिपोर्ट, मोर अबाउट 7,200 मिलियन टन ऑफ कार्बन इज स्टोर्ड इन अवर फॉरेस्ट। और इस 7,200 मिलियन टन में से भी अबाउट 4,000 मिलियन टन तो हमारी फॉरेस्ट सॉइल में स्टोर्ड है मैक्सिमम। उसके बाद नंबर आता है अबव ग्राउंड बायोमास, बिलो ग्राउंड बायोमास, और फॉरेस्ट ट्विग्स, और फिर जो यानी कि छोटी टहनियाँ वगैरह जो फॉरेस्ट फ्लोर पे होती हैं, या फिर आपका लीफ ट्विग्स, लीफ लिटर। तो ये 5 फॉर्म हैं जिसमें ये रूप में कार्बन हमारे फॉरेस्ट में जमा रहती है। और लास्ट पॉइंट जो मेरे विचार से है कि वी हैव ए वेरी साउंड पॉलिसी एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर फॉरेस्ट गवर्नेंस। हमारे फॉरेस्ट लॉ, 2 फॉरेस्ट पॉलिसी आई हमारे इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद, 1952 की फॉरेस्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, और उसके बाद अभी हम फॉलो कर रहे हैं 1988 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। और उसके अलावा लीगल फ्रेमवर्क में आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, आपका बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। तो ये बहुत सारे प्रोटेक्शन, ये लीगल फ्रेमवर्क, वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव ऑल दीज लॉ एंड एक्ट्स इन प्लेस, एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज देयर इन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री टू एक्ट ऑन ऑल दीज एक्ट्स एंड पॉलिसीज। तो ये थे दोस्तों मेरे विचार से स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट्री सिस्टम। और जैसा कि मैंने कहा और भी हो सकते हैं, जो मेरे दिमाग में तुरंत आया वो मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। ये करीबन 14-15 हैं। तो ये और मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा कि वी हैव अराउंड 15 बिग कैट्स इन आवर कंट्री। देखिए इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव ऑल द 3 प्राइम मेंबर्स ऑफ द वाइल्ड बिग कैट फैमिली। 3 प्राइम मेंबर्स कौन कौन से हैं? एक तो ये नज़र आ रहा है आपको, लेपर्ड, इसके अलावा टाइगर, दैट इज रॉयल बंगाल टाइगर, और एशियाटिक लॉयन। तो ये तो हो गए आपके
3 प्राइम मेंबर्स ऑफ वाइल्ड बिग कैट फैमिली। इसके अलावा जंगल कैट, गोल्डन कैट, लेपर्ड कैट, मार्बल्ड कैट, डेजर्ट कैट, दे आर लिटिल बिट स्मॉलर इन साइज बट दे आर आल्सो कवर्ड अंडर बिग कैट फैमिली। अभी चीता इंट्रोड्यूस हुआ है पिछले साल 17 सितंबर को, जब 8 चीता रिलीज किए गए थे कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ऑन द ओकेजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जीज बर्थडे ऑन 17 सितंबर लास्ट ईयर। लेकिन चीता, याद रखिए, चीता इज नॉट फ्रॉम बिग कैट फैमिली। इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो कैट फैमिली वाले होते हैं उनकी आवाज़ को बोलते हैं रोअर, और ये जो चीता है इसकी आवाज़ को बोलते हैं पर। ये म्याऊं म्याऊं करेगा बिल्ली की तरह, जबकि ये गुर्राते हैं, रोअर करते हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है चीते में और बाकी कैट फैमिली के मेंबर। और ये जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में कहा, टाइगर टूरिज्म इज फ्लोरिशिंग इन आवर कंट्री। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ दिसंबर 2023 में। तो ये दिसंबर की लास्ट वीक का ही ये न्यूज़पेपर है भास्कर मध्य प्रदेश का। तो इसमें देखिए आप जो 4 टाइगर रिजर्व मेंशन हैं ऑफ मध्य प्रदेश, बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना एंड पेंच, इनके बारे में बताया है कि जनवरी तक बुकिंग फुल। और इसमें मैं मेन बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि लास्ट ईयर, पिछले साल, इसमें पर्यटक आए थे, टूरिस्ट आए थे अराउंड 26 लाख, एंड दिस ईयर दे विल क्रॉस मोर देन 30 लाख। तो एक तो ये आंकड़ा बढ़ रहा है। सेकेंडली, गेट मनी इज आल्सो इंक्रीजिंग। लास्ट ईयर गेट मनी वाज अराउंड 9 करोड़, ये देखिए, और दिस ईयर इट हैज़ ऑलरेडी रीच 52 करोड़, यानी कि 6 टाइम इंक्रीज इज देयर इन एंट्री फी और गेट मनी। और ये जो गेट मनी है, इसका मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन, मेन पोर्शन ऑफ दिस गेट मनी इज यूटिलाइज्ड ऑन लोकल कम्युनिटीज। जो लोकल लोग आसपास रहते हैं उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए ये गेट मनी ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है बाई वेरियस नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व। इसके अलावा स्ट्रेंथ पॉइंट में एक और मैं मेंशन करूंगा रिगार्डिंग मेडिसिनल प्लांट। देखिए, मोर देन 8000 स्पीशीज ऑफ प्लांट दे आर यूज्ड इन डिफरेंट मेडिसिनल सिस्टम अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, जिसे अभी अपन कहते हैं नीति आयोग। तो 8000 स्पीशीज प्लांट्स की हैं जो हमारे देश में इस्तेमाल की जाती हैं। बहुत बड़ी स्पीशीज हैं ये 8000, इट इज़ नॉट ए स्मॉल नंबर। क्यों इतनी 8000 स्पीशीज कैसे हैं? बिकॉज कंट्री इज ब्लेस्ड विद ह्यूज बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन वेयर नंबर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स आर फाउंड। तो वेरियस से आपके मेडिसिनल सिस्टम हैं। सबसे पहले आयुर्वेदा है, इसके अलावा यूनानी है, होम्योपैथी है। तो ये सारे मेडिसिनल सिस्टम में आपके ये मेडिसिनल प्लांट्स यूज किए जाते हैं। तो अब मैं ये मेंशन कर रहा हूँ सर्टेन इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स और ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल इंडिया। देखिए, सबसे पहले आंवला, हरड़ एंड बहिड़ा। आंवला पेड़ है, हरड़ का भी पेड़ होता है और बहिड़ा का भी पेड़ होता है। आंवला यानी कि अम्बेलिका ऑफिशियनालिस, हरड़ और बहिड़ा दे आर टर्मिनेलिया स्पीशीज, टर्मिनेलिया चेबुला एंड टर्मिनेलिया बेलेरिका। इन तीनों को मिलाकर के बनाया जाता है त्रिफला, जो कि बहुत फेमस आयुर्वेदिक पाउडर है विच इज यूज फॉर स्टोमक प्रॉब्लम्स। और आंवला तो इटसेल्फ इज ए वेरी रिच इन विटामिन सी। आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार, आंवले की कैंडी, इट इज आल्सो यूज्ड इन च्यवनप्राश आल्सो। तो दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स। इसके अलावा आपका अर्जुन का भी देखिए पेड़ होता है। अर्जुन की छाल यूज की जाती है आपके फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। इसी तरह बेल एजल मार्मालोस, बेल का जो बेल पत्र का जो फल होता है, उसका गूदा, उसका पल्प जो है, दैट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ द स्क्वैश, and it is also used in preparing an ayurvedic medicine that is called दशा मूलारिष्ट। इसके अलावा महुआ का पेड़ आपको मिलेगा आपका मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और आसपास झारखंड में। लोकल लिकर इज प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड बाय लोकल ट्राइबल्स।
फ्रॉम महुआ फ्लावर्स, वेरी इंपॉर्टेंट ट्री। इसके अलावा ढाक है, जिसके पत्ते दोना एज ए दोना पत्तल दे आर यूज्ड, प्लेट बनाई जाती हैं ढाक के पत्तों से। ढाक में इट इज़ आल्सो यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बूटिया गम, एक किस्म का गम प्रोड्यूस किया जाता होता है इसमें। इसके अलावा फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग डाई। इसके अलावा अश्वगंधा एक श्रब है जो कि आपका जनरल वीकनेस में इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा वेरियस गम ट्रीज हैं लाइक कुल्लू गम, सलाई गम, धारवा गम, अकेसिया गम, बूटिया गम, जो कि विच आर यूज्ड इन कन्फेक्शनरी आइटम। गम इज यूज्ड इन कन्फेक्शनरी आइटम, इन वेरियस फार्मास्यूटिकल आइटम्स आल्सो। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स हैं, कुछ ट्रीज के फॉर्म में हैं, कुछ शर्ब्स हैं, कुछ हर्ब्स हैं। इसके अलावा टेम्परेट इंडिया में आपका हिमालयाज में जो पाए जाते हैं ये कॉप्टिस टीटा, जिसको मिसमी टीटा भी कहते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। एक छोटी सी हर्ब है जिसे बुखार में वहाँ के लोकल ट्राइब यूज करते हैं, डिसेंट्री डायरिया में यूज की जाती है। सर्पगंधा तो 4,000 साल पहले चरक के टाइम में भी यूज की जाती थी। जो चरक जो सबसे बहुत बड़े आयुर्वेद के डॉक्टर हुए हैं इंडियन मेडिसिनल सिस्टम में, तो सर्पगंधा का ये हाइपरटेंशन में बहुत उपयोग है। ये चिराता, जिसे सवटिया चिराता कहते हैं, इसका आपका लीवर डिसऑर्डर में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन प्रोड्यूस होती हैं। हिमालयन यू ट्री, टेक्सस बकाटा, ये भी अरुणाचल में पाया जाता है, जिसको कि एंटी कैंसर ड्रग इज प्रोड्यूस। सी बकथॉर्न, ये आपका ये हायर रीच 14,000 15,000 फीट में, जहाँ आपकी बिल्कुल लेह लद्दाख का ये पेड़ है, ये एक श्रब है सी बकथॉर्न। इसके भी फलों से आपका ये जूस हो गया, जेली हो गया और स्क्वैश वगैरह सब बनाया जाता है। कुटकी, दैट इज आल्सो फ्रूट इज यूज्ड फॉर एंड रूट्स आर आल्सो यूज्ड फॉर लीवर डिसऑर्डर मेडिसिनल सिस्टम। तो देवदार ये एक आपका हिमालयों का पेड़ है। देवों का दार, यानी कि जो देवताओं का पेड़ कहा जाता है, इसके बहुत सारे उपयोग हैं। जिसके तेल निकाल करके आर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स, तो इसी तरह से ये इंडियन बर्बरी, ये इंडियन ये आपकी एक बर्बरिस है एशियाटिका, ये एक शर्ब्स है जिसके कि फ्रूट से इस्तेमाल किए जाते हैं मेडिसिन के प्रिपरेशन में। तो ये अनगिनत है, ये जो खजाना है हमारा मेडिसिनल प्लांट का, ये बहुत ही ज़्यादा है। और ये तो मैंने बहुत थोड़े से आपको मुख्य मुख्य बताए हैं। तो therefore we are very fortunate to have all these medicinal plants and these rich kind of forest in our system, supporting life support system of the India and supporting more than 30 crores of population. और हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल नॉलेज का बेस सिस्टम है, दैट इज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। जो लोकल ट्राइब्स हैं वो तो सारे दवाइयाँ सारे जंगलों से ही प्राप्त करते हैं, और उनका एक अलग सिस्टम है। दे डोंट गो टू डॉक्टर, दे ट्रीट देमसेल्फ, दे हैव इनहेरिटेड ऑल दीज नॉलेज फ्रॉम देयर फोरफादर्स, और वो लोकल हमारे से ज़्यादा तंदुरुस्त रहते हैं शहर वालों से। अब आते हैं दोस्तों वीकनेस पे। वीकनेसेस में सबसे पहले जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, आवर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इशू इन दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन वेरियस स्टेट। देखिए, ज़्यादातर स्टेट्स में मैंने पाया है कि टॉप जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी हैवी, और जो इन्वर्टेड पैरामिड एक बन जाता है, और लोअर स्टाफ जो है हमारा फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर्स, दे आर देयर नंबर्स आर रिड्यूसिंग, और समय पे रिक्रूटमेंट नहीं होती है, समय पे प्रमोशन नहीं होती है लोअर स्टाफ की। जितनी जल्दी प्रमोशन हायर लेवल पे हो जाती है, उतने ही जल्दी प्रमोशन और रिक्रूटमेंट फील्ड लेवल पर नहीं हो रही है। तो इसके कारण से फॉरेस्ट की जो रख रखाव है, फॉरेस्ट की मेंटेनेंस है, दैट इज़ बीइंग अफेक्टेड। और इसके अलावा इनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था बहुत इतनी बेहतर नहीं है ज़्यादातर स्टेट्स में, और जो आर्म्स अम्यूनिशन हैं इनके पास, वो ज़्यादातर बहुत लेटेस्ट मॉडल के नहीं हैं, जिनसे इन्हें भिड़ना पड़ता है ड्रग माफिया से, ड्रग स्मगलर से।
तो ये एक बड़ी भारी समस्या है। तो जो टॉप हैवी स्ट्रक्चर है दैट हैज टू बी थिन डाउन, एंड लोअर लेवल फंक्शनरीज they have to be recruited at regular intervals, and not only recruited but promoted also in time. Then field staff in most states not convergent with forest laws. तो किसी स्मगलर को पकड़ा आपने, कोर्ट में उसको पेश किया, तो आपके अगर फॉरेस्ट लॉ से आप ज़्यादातर वाकिफ़ नहीं हैं तो वो जल्दी छूट जाता है। तो ये भी हमारे एक ट्रेनिंग में एक खामी है कि फील्ड स्टाफ एट रेंजर लेवल, फॉरेस्टर लेवल एंड गार्ड लेवल, दे आर नॉट वेल कन्वर्जेंट। ज़्यादातर स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ स्टेट में एक्सेप्शनल केसेस हैं। देन फॉरेस्ट्री रिसर्च इज लैकिंग टीथ। जो डेवलप कंट्रीज के मुकाबले हमारे यहाँ फॉरेस्ट्री रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। और चाहे आप इन्वेजिव स्पीशीज़ में ले लीजिए, इन्वेजिव स्पीशीज़ हमारे यहाँ बढ़ती जा रही हैं, उनको कैसे मैनेज करना है। बायोफ्यूल से रिलेटेड ले लीजिए, क्वांटिफिकेशन ऑफ इकोलॉजिकल सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज, बहुत सारी ऐसी इकोलॉजिकल सर्विसेज हैं जिनको क्वांटिफाई नहीं किया गया है। ये एक फॉरेस्ट्री रिसर्च का मसला है। और तो इस तरह से बहुत सारी फॉरेस्ट्री रिसर्च के मैटर्स हैं जिसमें, चाहे इसी तरह वाइल्ड लाइफ के हैं, जहाँ हम लोग जितनी प्रोग्रेस करनी चाहिए थी वो हम लोग नहीं कर पाए हैं। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि फाइनेंशियल बजट क्रंच इज देयर, एज फॉरेस्ट्री इज नॉट अमंग प्रायोरिटी सेक्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इसको ज़्यादा फाइनेंशियली मदद या बजट नहीं दे रही हैं जितना और सेक्टर्स को दे रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट्री में रिजल्ट तुरंत नहीं आते हैं, ये टाइम लगता है। फॉरेस्ट्री में जो गेस्टेशन पीरियड है दैट इज़ वेरी लॉन्ग। तो इस वजह से भी फाइनेंशियल बजट, जो टाइम पे फाइनेंशियल हेल्प जो मिलनी चाहिए वो ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही है। देन क्वालिटी प्लांटिंग स्टॉक मटेरियल इज लैकिंग। हमारे जो सीड ऑर्चर्ड्स हैं, जहाँ से सीड हम लोग कलेक्ट करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीडलिंग्स इन आवर नर्सरी, या फिर सीड प्रोडक्शन एरियाज हैं, प्लस ट्रीज हैं, दे आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड। तो इस वजह से क्वालिटी प्लांटिंग स्टॉक जो है वो हमारा सफिशिएंट नहीं है। और जब तक क्वालिटी प्लांटिंग स्टॉक नहीं आप लगाएंगे फील्ड में, आपके जो गुणवत्ता नहीं होगी जो आपके पौधे हैं, तो आपका प्रोडक्टिविटी सफ़र करेगी। और इसीलिए हमारी प्रोडक्टिविटी फॉरेस्ट की लो है, क्योंकि हमारा क्वालिटी प्लांटिंग स्टॉक नहीं है। Then handling of politicians by forest officers in case of illegal cutting, deforestation and forest land encroachment, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। पॉलिटिशियंस को, जो हमारे हायर हायरार्की है, पीसीसीएफ, एडिशनल पीसीसीएफ एंड चीफ कंजर्वेटर रैंक में, वो पॉलिटिशियंस को बेहतर तरीके से फेस नहीं कर पाते हैं, जबकि लोअर ऑफिसर्स, जो यंग डीएफओ है, वो बेचारा लड़ता है स्मगलर से, टिम्बर माफिया से, या जो अनक्रूचर से अपने फील्ड स्टाफ को लेकर के, उसका रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि लोकल लोगों को नाराज़ किया जाए। तो ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है, जो टॉप हमारे ऑफिसर्स हैं सिटिंग एट इन द कैपिटल, उनको कन्विंस करना चाहिए पॉलिटिशियंस को कि लोकल फॉरेस्ट ऑफिसर तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। अगर मध्य प्रदेश की मैं बात बताऊं, एक इसी साल एक केस आया था विदिशा फॉरेस्ट डिवीज़न का, जहां पर के टीम स्मगल करके पेड़ काट करके लोकल ट्राइब्स वो ले जाते हैं राजस्थान बॉर्डर पे, और वहां सॉ मिल्स को बेच देते हैं। वहां के लोकल डीएफओ ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, तो उसको रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसी तरह से बुरहानपुर फॉरेस्ट डिवीज़न इन मध्य प्रदेश, वहाँ अनक्रोचर के खिलाफ एक्शन लिया लोकल डीएफओ ने, यंग डीएफओ ने, उसका रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, वो ये सब टैकल करने बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी जिम्मेवारी बनती है। जो टॉप टेक्चर पे हमारे ऑफिसर बैठे हैं, पीसीसीएफ, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट और चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट के लेवल पे, दे हैव टू बी मोर अथॉरिटेटिव इन डीलिंग सच टाइप ऑफ मैटर्स।
दूसरा नेक्स्ट इशू है लैक ऑफ कम्प्रीहेंसिव डेटाबेस ऑन फॉरेस्ट। देखिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के पास कुछ डेटाबेस है रिगार्डिंग फॉडर प्रोडक्शन, फ्यूल वुड प्रोडक्शन, लेकिन बाकी कितना नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जंगलों से जा रहा है, कितना रिकॉर्डेड रिमूवल है, कितना अनरिकॉर्डेड रिमूवल है, डिफरेंट स्पीशीज का हमारा क्या करंट एनुअल इंक्रीमेंट है, कितना मीन एनुअल इंक्रीमेंट है। तो इस तरह से ये जो बहुत सारे मैन्सुरेशन डाटा हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट डाटा हैं, दे आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड। इसमें वी आर लैकिंग, फार लैगिंग बिहाइंड इन मेंटेनिंग दी प्रॉपर डाटा बेस ऑन आवर फॉरेस्ट, जो कि डेवलप कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है और बहुत वेल मेंटेन्ड है। तो ये भी हमारी एक बहुत बड़ी वीकनेस है। लास्ट में मैं बताना चाहूँगा लो ग्रोइंग स्टॉक एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर फॉरेस्ट इन कंपैरिजन टू ग्लोबल लेवल। हमारा ग्रोइंग स्टॉक जो है वो 1987 की जो एफएसआई की रिपोर्ट्स हैं उस समय लगभग 65 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर था, और वो जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2021 की उसके हिसाब से 10 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर और कम होके अब हार्डली 55 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर पे आ गया है। तो ये भी कम होता जा रहा है बढ़ने की बजाय। एवरेज प्रोडक्टिविटी हमारी पहले से ही ग्लोबल लेवल के अनुसार 1/3 है। हमारी एवरेज प्रोडक्टिविटी है 0.7 के आसपास क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर पर ईयर, यानी कि एक हेक्टेयर के जंगल में एक ईयर में लगभग 0.7 क्यूबिक मीटर लकड़ी प्रोड्यूस होती है, जबकि ग्लोबल एवरेज इससे 3 टाइम्स है, मोर देन 2 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर पर ईयर। इसमें हम बहुत पीछे हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी वीकनेस है। एक इसका कारण तो मैंने बता दिया, क्योंकि हमारी क्वालिटी प्लांटिंग स्टॉक नहीं है। एक आपका अनरिकॉर्डेड रिमूवल बहुत सा ज़्यादा है, बायोटिक प्रेशर हमारे फॉरेस्ट पे बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमारी एवरेज प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हाई नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इस वीडियो में केवल स्ट्रेंथ और वीकनेस एस्पेक्ट पे ही डील कर रहा हूँ। बाकी दो एस्पेक्ट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री सिस्टम, दैट विल बी डिस्कस्ड इन पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। तो ये मेरा ईमेल आईडी है दोस्तों। अगर कोई फर्दर क्वेरी है तो आप मुझसे इस पे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये वीडियो विशेष तौर से जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, उनके लिए प्रिपेयर किया गया है, स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, या फिर और कम्पिटिटिव एग्जाम में जो अपीयर कर रहे हैं, या फिर इन जनरल दोज हु लाइक लव फॉरेस्ट, दोज हु लव वाइल्ड लाइफ, दोज हु लव बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में जिसका इंटरेस्ट है, उन सब के लिए वीडियो है। And if you like this video, then you must like, share and comment on the video, and request to subscribe to the channel, because on my YouTube channel lot of videos are there on forestry, wildlife, biodiversity and natural resource management. So best wishes to all of you for your future endeavor and for your exam, whether you are doing a diploma, postgraduate diploma in forestry management, or you are appearing for competitive exams. All the best to you. तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, नमस्कार कहता हूँ, और नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर देखिएगा, वेयर आई शैल डिस्कस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट्री सिस्टम। तो नमस्कार दोस्तों, ऑल द बेस्ट।